नमस्कार। हिंदी लिटरेचर की दुनिया में इतने सारे सितारे हैं, है ना? पर कुछ ऐसे हैं जिनकी चमक आज भी इतने सालों बाद भी हमें रास्ता दिखाती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही शख्सियत की, जिनकी कलम ने आप कह सकते हैं कविता को दर्द की एक नई परिभाषा दी और उनके गद्य ने समाज को आईना दिखा दिया। नाम है महादेवी वर्मा। पर देखिए, उनकी कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जो हमेशा उनके नाम के साथ जुड़ा रहता है। आपने भी सुना होगा, उन्हें आधुनिक मीरा कहते हैं। पर क्यों? आखिर ऐसा क्या था उनमें कि उन्हें ये उपाधि दी गई? चलिए, आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं, परत दर परत। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, उनके जन्म से। और यकीन मानिए, उनका जन्म भी अपने आप में एक बड़ी घटना थी। जरा सोचकर देखिए, तारीख थी 26 मार्च 1907, जगह फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। एक ऐसा परिवार जो लगभग 200 सालों से एक बेटी के लिए तरस रहा था। 200 साल। और फिर जब उनका जन्म हुआ तो मानो घर में कोई उत्सव शुरू हो गया हो। उनके दादाजी ने तो उन्हें घर में आई साक्षात देवी मान लिया और नाम रखा महादेवी, मतलब महान देवी। तो उनका बचपन एक ऐसे घर में बीता जहां ना दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ रहती थीं। एक तरफ थे उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, वो एक कॉलेज लेक्चरर थे, प्रोग्रेसिव सोच वाले। और दूसरी तरफ थी उनकी माँ हेमरानी देवी, जो बहुत धार्मिक थीं, संगीत में डूबी रहती थीं और उन्हें हिंदी साहित्य से गहरा लगाव था। इसी माहौल ने, आप कह सकते हैं, महादेवी वर्मा को गढ़ा। देखिए, एक तरफ उनके दादाजी चाहते थे कि वो बहुत बड़ी स्कॉलर बने, विदुषी बने, और दूसरी तरफ उसी जमाने के रिवाज के हिसाब से सिर्फ 9 साल की उम्र में उनकी शादी भी कर दी गई। लेकिन उनके अंदर की जो कवयित्री थी ना, उसे असली पंख मिले इलाहाबाद के क्रॉसथ्वेट गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई अपनी सीनियर सुभद्रा कुमारी चौहान से, जो खुद भी उस वक्त एक जबरदस्त कवयित्री के तौर पर उभर रही थीं। मतलब ये दोस्ती मानो दो नदियों का संगम हो। दोनों घंटों पेड़ पर बैठकर बस लिखती रहती थीं, कविताएं बनाती थीं और एक दूसरे के क्रिएटिव थॉट्स को एक नई उड़ान देती थीं। और यही जो हिम्मत थी ना, यही उनके एक बहुत बड़े पर्सनल फैसले में भी दिखाई दी। पढ़ाई पूरी हुई तो उन्होंने उस बाल विवाह को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी। जरा सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत में एक महिला का ऐसा फैसला लेना, ये किसी विद्रोह से कम नहीं था। उन्होंने तय कर लिया था कि वो एक तपस्वी की तरह अकेले रहकर अपनी पूरी जिंदगी लिटरेचर और समाज सेवा को देंगी। और सच पूछिए तो उनके इसी फैसले ने, इसी तपस्वी जीवन ने उनकी कलम को वो ताकत दी जिसने हिंदी साहित्य का एक पूरा का पूरा दौर ही लिख दिया। हम बात कर रहे हैं छायावाद युग की। तो ये छायावाद क्या था? देखिए, ये हिंदी पोएट्री का वो गोल्डन पीरियड था जब कविता ना नियमों से आजाद हो गई थी। अब वो मन की गहराइयों में उतरती थी, नेचर के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करती थी, पर्सनल फीलिंग्स की एक तस्वीर बन गई थी। और इस मूवमेंट के 4 सबसे बड़े पिलर्स माने जाते हैं। उनमें से एक थी महादेवी वर्मा, जो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। और फिर तो उनकी कलम से एक के बाद एक मास्टरपीस निकले। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, हर कलेक्शन के साथ वो अपनी कविता को एक नए लेवल पे ले जा रही थी। उन्होंने पढ़ने वालों को एक बिल्कुल अलग ही इमोशनल दुनिया की सैर करा दी। और बाद में उनकी सबसे बेहतरीन कविताओं को एक साथ लाया गया यामा नाम के कलेक्शन में, जो आज भी एक क्लासिक मानी जाती है। पर ऐसा नहीं है कि महादेवी जी सिर्फ कल्पना की दुनिया में ही रहती थी। नहीं, उनके पैर हकीकत की जमीन पर भी बहुत मजबूती से टिके थे। और ये चीज उनके गद्य में, मतलब उनके प्रोज में बिल्कुल साफ दिखती है। अतीत के चलचित्र हो या स्मृति की रेखाएं, इन जैसी अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को हीरो बनाया जिन्हें समाज हमेशा नजरअंदाज करता था। और यहीं पर ना उनकी कलम के 2 अलग अलग पहलू सामने आते हैं। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही बिल्कुल असली हैं। देखिए, एक तरफ है उनकी कविता, जिसमें पर्सनल दर्द है, वेदना है, एक अनजाने रहस्यमयी प्रियतम का इंतजार है। और दूसरी तरफ है उनका गद्य, जो समाज की बुराइयों पर, औरतों पर हो रहे अत्याचार पर और दबे कुचले लोगों के हक के लिए एक बुलंद आवाज की तरह है। मतलब क्या कमाल का व्यक्तित्व था उनका। वो शब्दों की ताकत को बहुत अच्छी तरह समझती थीं, पर उन्हें यह भी पता था कि असली बदलाव सिर्फ लिखने से नहीं आता, उसके लिए जमीन पर उतरकर काम भी करना पड़ता है।
इसीलिए वो सिर्फ एक लेखिका नहीं थी, बल्कि एक समाज सुधारक भी थीं। उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की, और सिर्फ स्थापना ही नहीं की, वो लंबे समय तक उसकी प्रिंसिपल भी रहीं। सोचिए, ये सिर्फ एक स्कूल खोलना नहीं था, ये आने वाली कितनी ही पीढ़ियों की लड़कियों के लिए भविष्य के दरवाजे खोलना था। और तो और, उन्होंने भारत में पहली बार महिला कवि सम्मेलनों की शुरुआत की। एक ऐसा मंच बनाया जहां औरतें अपनी बात, अपनी कविता दुनिया के सामने रख सके। सही मायनों में वो अपने हर काम से, अपने हर एक शब्द से समाज की पुरानी दकियानूसी सोच पर चोट कर रही थीं। वो अपने ज़माने की एक बहुत ही पावरफुल फेमिनिस्ट थी, एक ऐसी वॉरियर जिसने औरतों के हक और उनकी आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ कभी धीमी नहीं पड़ने दी। उनकी सोच कितनी आगे की थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। अपने निबंध श्रृंखला की कड़ियों में वो लिखती हैं कि कैसे शादी अक्सर औरतों के लिए एक गुलामी जैसी बन जाती है, जहां उन्हें पत्नी और मां की भूमिका तो दे दी जाती है, पर कोई राजनीतिक या आर्थिक अधिकार नहीं दिए जाते। ये बातें उस जमाने में कहना किसी क्रांति से कम नहीं था, सच में। अब जब किसी का काम और व्यक्तित्व इतना बड़ा हो, तो जाहिर है सम्मान भी उसी लेवल के मिलते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं उनकी विरासत और उन्हें मिले कुछ बड़े सम्मानों पर। उनके ही दौर के एक और महान कवि थे निराला। जानते हैं उन्होंने महादेवी जी के लिए क्या कहा था? उन्होंने उन्हें हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा, मतलब साक्षात सरस्वती। बस यही एक लाइन काफी है ये बताने के लिए कि लिटरेचर की दुनिया में उनका कद क्या था। वैसे तो सम्मानों की लिस्ट बहुत लंबी है, पर कुछ खास की बात करते हैं। देखिए, 1956 में उन्हें मिला पद्म भूषण। फिर 1982 में उनके कलेक्शन यामा के लिए उन्हें मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो इंडिया का सबसे बड़ा लिटरेरी ऑनर है। और फिर 1988 में उनके निधन के बाद उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो चलिए अब लौटते हैं हमारी सबसे पहले सवाल पर। उन्हें आधुनिक मीरा क्यों कहा जाता है? देखिए, इसका जवाब उनकी कविता में छिपा है। जैसे 16वीं सदी की मीराबाई अपने पदों में कृष्ण के लिए एक तड़प, एक दर्द और एक आध्यात्मिक प्रेम को गाती थी ना, ठीक वैसी ही एक गहरी पीड़ा, एक अलौकिक प्रेम की तलाश और वही इमोशनल इंटेंसिटी महादेवी वर्मा की कविताओं में मिलती है। बस यही कनेक्शन है, यही आध्यात्मिक जुड़ाव उन्हें आधुनिक मीरा बनाता है। महादेवी वर्मा की विरासत सिर्फ किताबों या अवार्ड्स में नहीं है, वो आज भी हमारे सवालों में जिंदा हैं। तो आज के लिए बस एक आखिरी सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, आज के इस दौर में उनकी कौन सी राइटिंग, चाहे वो कोई कविता हो या कोई निबंध, आपको सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगती है? कौन सी बात है जो आज भी आपको सबसे ज्यादा झकझोरती है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।